नमस्कार। भरतपुर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं राजीव भट्ट सहयोगी बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल पेज। ये आज हमारा 7वां एपिसोड है। 7 का ज्योतिषमय और हर तरह से बड़ा ही महत्व माना जाता है। सप्तऋषि भी हुए थे, उनमें से एक ऋषि आपके सामने भी मौजूद हैं। 7वां एपिसोड, टैगलाइन हमारे कार्यक्रम की, भरतपुर का लाल करेगा कमाल। भरतपुर का लाल कौन है, आप समझ ही गए होंगे। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा। आप इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए आज मौजूद हैं, जो भजन लाल जी के कहीं ना कहीं जो आम चर्चा है, राजनीतिक गुरु भी हैं और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। संघर्ष का दूसरा नाम गिरधारी तिवारी। संघर्ष जिनका जीवन रहा, संघर्ष किया अपने लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। न जाने कितनी बार, शायद इनको भी याद नहीं होगा, कितनी बार पुलिस से भी इनकी झड़प हुई है, कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी झड़प हुई है, केवल गरीबों की वजह से। इस बार चुनाव लड़ने की संभावना थी पूरी। भरतपुर की पूरी सरदारी चाहती थी कि ऐसा कोई जमीनी नेता, जमीनी स्तर का कोई व्यक्ति जो संघर्षशील हो, भरतपुर का विकास कर सके, चहुमुखी विकास कर सके, उसको टिकट मिलना चाहिए भाजपा की तरफ से। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके अपने पैमाने होते हैं। उन पैमानों के आधार पर उन्होंने कुछ उचित नहीं समझा होगा, लिहाजा इन्हें टिकट नहीं मिल सका। लेकिन आपका जज्बा, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहने की, जिसको ज़रूरत है वो सबसे पहले फ़ोन ही गिरधारी तिवारी को करता है। तो निश्चित रूप से आज भी विधायक नहीं है, विधानसभा में नहीं बैठते, लेकिन किसी विधायक से कम भी नहीं है। सर, आपका हमारी इस चर्चा में स्वागत है। आप इस चैनल भरतपुर 05 पर भरतपुर की आपके चैनल को और भरतपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि हम चर्चा करेंगे भरतपुर के विकास की। विकास की चर्चा में गिरधारी तिवारी जी बहुत कुछ ऐसा बता सकते हैं आपको भी, क्योंकि उन्होंने, ये ज़मीनी स्तर के नेता हैं, इन्होंने उन परेशानियों को, लोगों की परेशानियों में संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से जानते हैं कि लोगों की परेशानियां क्या हैं और क्या विकास होना चाहिए। ढांचागत विकास होना लोगों की समस्याओं को पूरा नहीं करता। लोगों की कई अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय प्रशासन से। तो निश्चित रूप से गिरधारी तिवारी जी इस पर बेहतर बता सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी गिरधारी तिवारी जी बताएं, कमेंट्स आप ज़रूर करें, जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जो अपनी समस्याएं हैं, भरतपुर में क्या समस्याएं हैं इस समय और क्या उनका निदान होना चाहिए, आपका जो ब्लूप्रिंट है, आपने जो विज़न है आपका, आप जो चाहते हैं वो सामने रखें कमेंट्स के द्वारा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम बात करेंगे गिरधारी तिवारी जी से। सर जी, 5 साल जी, कांग्रेस का शासनकाल, 7 मंत्री, मतलब 7 विधायकों में से 7 विधायकों में से 6 मंत्री। 6 मंत्री। क्या जो अपेक्षा थी भरतपुर के लोगों को, ऐसा विकास हुआ? बिल्कुल। भरतपुर के 6 मंत्री होने के बाद में भरतपुर की जनता की जो अपेक्षाएं थीं, वो अपेक्षाओं पर पिछली सरकार खरी नहीं उतरी। भरतपुर की जनता को हताश किया, निराश किया पिछली सरकार ने। निश्चित रूप से जब भाजपा की सरकार आई है, तब भरतपुर में विकास हुआ है, विकास का द्वार खुला है। जैसे आप ले लें, भरतपुर संभाग बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया।
इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज खुला तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, चाहे विश्वविद्यालय का मामला हो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भरतपुर की जो गिरद की सड़क बोलते हैं सर्कुलर रोड, वो भाजपा ने बनाई। मंदिरों का जो विकास किया, चाहे वो बिहारी जी का मंदिर का विकास हो, चाहे वो गंगा मंदिर का विकास हो, चाहे ये अपना तीर्थ विकास के तहत जो ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विकास, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है। जब जब भाजपा आती है निश्चित रूप से विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है और संघर्ष का पर्याय गिरधारी तिवारी जी। आपके हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो एक बबलू जगीना है जी। वो इस बात को कह रहे हैं, राम राम नेताजी, आपको राम राम कर रहे हैं। बहुत बहुत राम राम बबलू। और एडवोकेट बीएम तिवारी जी हैं, जय हो नेताजी की, जिनका ना पूछे कोई हाल उनके हैं गिरधारी लाल। आपके सम्मान में बीएम तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन तिवारी जी राम राम साहब कर रहे हैं। राम राम साहब। तेजवीर चौधरी जी, पदम विहार कॉलोनी, सेवर रोड, भरतपुर हनुमान मंदिर, कब बनेगा तिवारी जी? निश्चित रूप से इसी कार्यकाल में बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। सुनील सेनावली जी भी आपका सुनील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, भरतपुर का विकास के लिए सबसे पहले आवश्यकता आपकी निगाह में क्या होनी चाहिए? देखो, विकास भरतपुर प्यासा है, पीने का पानी नहीं है, किसान को पानी नहीं है, फसल को पानी नहीं है। हमको जो नदियों का पानी भरतपुर को मिलता था वो नदियां सूख गई, ना तो पाचना से पानी मिला, ना बाणगंगा से पानी मिला, ना रूपा रेल से पानी मिला। जमुना जल समझौता भैरव सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, ना उसकी अक्षर से पालना हुई। तो निश्चित रूप से पहले जमुना जल समझौते की पालना हो। दूसरा, पिछले 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने जो ERCP का मुद्दा था वो राजनीति का मुद्दा बना दिया था। निश्चित रूप से ERCP के तहत भरतपुर को पानी मिलना चाहिए। तो ERCP की योजना और जमुना जल समझौते से हमको पानी मिलना चाहिए। राजस्थान में जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं वहाँ निश्चित रूप से विकास किया है, चाहे वो हरदेव जोशी जी का बांसवाड़ा ले लें, चाहे अशोक गहलोत जी का जोधपुर ले लें, चाहे मतलब ये सुखाड़िया जी का उदयपुर भी ले लें, चाहे आपके वसुंधरा जी का झालावाड़ ले लें। निश्चित रूप से विकास किया है। तो भरतपुर के भजनलाल जी बने तो निश्चित रूप से भरतपुर का विकास होगा। 5 साल में संभाग में, पिछले 5 साल में संभाग में केवल 1 सीट थी भाजपा की जी। पूरी तरह से भाजपा साफ थी जी। पूरा कैप्चर किया हुआ था कांग्रेस ने संभाग को। पांचना बांध से पानी भरतपुर को नहीं मिला। ये क्या इच्छा शक्ति की कमी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री की, भरतपुर के नेताओं की? नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी और राजनीतिक जमेले को दूर किया जा सकता था। जिस समय ये बांध बन रहे थे, इनकी उस समय समझौते के द्वारा इनको कानून बनवा करके इसकी पालना करनी चाहिए थी, क्योंकि पाचना में भरतपुर का हिस्सा भी बनता है। जब बाढ़ आती थी तो नुकसान भरतपुर भुगतता था तीनों नदियों का। तो निश्चित रूप से पाचना बांध की ऊंचाई बढ़ती गई और भरतपुर के नेताओं ने इसमें निश्चित भरतपुर का हिस्सा पानी में तय नहीं कर पाए। चाहे वो कोर्ट से तय हो, चाहे राजस्थान सरकार तय करे, निश्चित रूप से हमारा हक बनता है उस पानी में। तो पाचना का पानी भरतपुर को मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। सर, ERCP योजना जी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक योजना पर अंतिम रूप दिया है। आधिकारिक स्तर पर एक वार्ता हुई थी, अंतिम फैसला सा हुआ था और अब माना जा रहा है कि शीघ्र ही MOU हो जाएगा। रिटर्न में मुख्यमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्रियों के बीच MOU होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी राजनीतिक बलि देवी उस पे चढ़ाया, बलि पे चढ़ाया जा रहा है। तो और उसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया जा रहा। नहीं, लागू निश्चित रूप से होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, राजस्थान में इनकी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। ये समझौता 2 राज्यों के बीच के नदी का समझौता था पानी का। दूसरा, इन्होंने जो केवल राजनीति की उसमें कमलनाथ जी से ये समझौता नहीं कर सके और
जिसकी कोई डिजाइनिंग में कमी थी, उसके कोई रिसोर्सेज में कमी थी, उसका कोई वो, तो ये कुछ भी नहीं कर सके। केवल राजनीतिक अखबारों में बयान देने के अलावा गहलोत जी ने कुछ काम नहीं किया। निश्चित रूप से जिस दिन से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तो इसमें माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उसको गति को आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी ये राजस्थान भरतपुर को ईआरसीपी का पानी, अपने हिस्से का पानी मिलेगा। कांग्रेस के नेताओं में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसे ही ये ईआरसीपी का मुद्दा हल होता दिखा है, कांग्रेस के नेताओं में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब कहना ये शुरू कर दिया है कि इधर जो अलवर का ये क्षेत्र है पूरा डीग का, और इधर का पूरा इलाका जो है रूपा रेल से या गंभीर से जो नहीं बाणगंगा से जो संबंधित इलाका है, उसमें पानी की आवक नहीं होगी इस योजना के तहत। केवल पांचना को बंद बारेठा तक पहुंचाया जाएगा, वो भी गंभीर के द्वारा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अभी हालांकि प्रारूप नहीं बना है, अभी पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति नहीं हो पाई है। अभी क्या योजना है, इस योजना का अभी एमओयू के बाद शायद मेरे ख्याल से वो होगा। क्या आपके बारे में, आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है? मेरे को ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर इतना जानकारी है, जो लोग ये इस तरह की चर्चा कर रहे हैं ना काके, कि गिलास आधा खाली है, गिलास पूरा भरा है, अभी योजना क्रियान्वित नहीं हुई, अमली जामा पहना नहीं, उससे पहले प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी, तो ये ठीक नहीं है। पहले उसको धरातल पे आने दो कार्य योजना को, उसके बाद देखिए पहले क्या है, उसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे। पहले भी इस योजना में भरतपुर जिले को पीने का पानी और पशुओं को पानी कैसा था, सिंचाई का पानी केवल 2 जिलों के लिए था, उसमें धौलपुर और करौली। निश्चित रूप से पहले सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए, तो ये क्रियान्वित होने दो, निश्चित तो इसमें सफलता मिलेगी। 40% लोगों की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट है और 13 जिलों की जमीन की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट है। एक अच्छी पहल राजस्थान सरकार की तरफ से की गई, केंद्र सरकार की तरफ से की गई, और एमपी सरकार ने भी इसका पूरा समर्थन किया। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल थी, लेकिन अच्छी पहल में भी कहीं ना कहीं अब ये राजनीति तो करेंगे, परंतु भरतपुर की जनता को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भरतपुर के जो नेता हैं उनको कम से कम राजनीतिक अपने लाभों से ऊपर उठकर यहाँ भरतपुर के विकास के लिए, भरतपुर में कृषि प्रधान जिला है, तो निश्चित रूप से ईआरसीपी से यहाँ जबरदस्त फायदा मिलेगा किसानों को, तो उसको कम से कम वेलकम करना चाहिए। और उस पे कहीं ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य वाली बात होगी। और यही दुर्भाग्य लगातार रहा था भरतपुर का, कि पूर्वी राजस्थान का अपना ये क्षेत्र हमेशा से बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है। इस बार जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से भरतपुर के रहने वाले हैं, यहाँ के वासंद हैं, यहाँ के लाल हैं, और आपके तो बहुत नजदीक रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहा, सारी समस्याओं से अवगत हैं, सारे समस्याओं से अवगत हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी ये प्रयास रहेगा कि आप भजनलाल जी को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रारूप बना के दें यहाँ के भरतपुर के विकास का, या क्योंकि निश्चित रूप से आप वरिष्ठ हैं, उनसे वरिष्ठ भी हैं, राजनीति में भी वरिष्ठ हैं, और आपने नजदीक से सब परेशानियों को देखा है। सारे भरतपुर के विधायक, सारे विपक्ष के नेता, सबको मिला करके प्रयास करेंगे कि भरतपुर का कुछ अच्छा हो, सब मिलजुल करके भरतपुर के विकास में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करें। सर, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या थी रोजगार की। टीटीजेड की वजह से यहाँ जो ऐसे रोजगार थे जो प्रदूषण फैलाते थे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए। उसके अलावा एनसीआर में आ गया। एनसीआर में आना एक अच्छा माना जाता है, उसका बुरा इफेक्ट यहाँ दिखाई दिया, क्योंकि इच्छा शक्ति की लगातार नेताओं में कमी रही। उसकी वजह से एनसीआर की वजह से जो एनजीटी के रूल्स लागू हुए, उसकी वजह से यहाँ कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी जो यहाँ प्रदूषण वाली होती। तो निश्चित रूप से यहाँ इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल हब, इस टाइप की चीज़ें बन सकती थी। कुछ जो ऐसा होता है जो यहाँ टूरिस्ट सर्किट भी एक डेवलप हो सकता था। आपके हिसाब से क्या कार्य योजना होनी चाहिए थी यहाँ? निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को पिछली सरकार कर्ज में डुबो गई। 80 लाख मतलब 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर कर्जा है।
इस तरह का कर्जा लेकर के गई है। एनसीआर में कोई भी योजना नहीं भेजी गई इन द्वारा, न एनसीआर में कोई क्रियान्वित किसी योजना को, भरतपुर का विकास वाली योजना ये नहीं बना सके ना भेज सके, उसके कारण से एनसीआर से इनको कोई पैसा नहीं मिला। एनसीआर के कारण भरतपुर का नुकसान हुआ, टीटीजेड के कारण भी भरतपुर का नुकसान हुआ। निश्चित रूप से इस तरह की, जिस तरह की आप इकाइयों की बात कर रहे हैं, हमारी पुरानी इकाइयाँ जैसे सिमको है, सिमको में ऑर्डर तो सिमको के नाम से मिलते हैं, पर वो टीटागढ़ के नाम पर वो सब वेस्ट बंगाल में होते हैं, पूरे कलकत्ता ले जाए जाते हैं। दूसरा, रेवेन्यू भरतपुर को मिलना चाहिए, बहुत बड़ी जमीन को ये घेरे हुए पड़े हैं। दूसरे, भरतपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, बाहर की मजदूरों को इसमें रोजगार मिल रहा है जितना भी। अब ये लार्ज स्केल पर ये फैक्ट्री चल सकती है, जैसे GW है, परफेक्ट पॉटरी है, इनकी जमीनों को बेचने का, जब परफेक्ट पॉटरी में तो बेच करके बेचने में सफल हो गए, GW में भी इनकी आपने तो काफी विरोध किया था इसको, और आप काफी आंदोलन भी किया था इस मैटर पे। अभी ये जो GW की जमीन बचाने का प्रयत्न होगा, इस तरह के उद्योग लाने का प्रयत्न होगा जो प्रदूषण रहित उद्योग होंगे, निश्चित रूप से भरतपुर एजुकेशन का हब बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां पर्यटन के मानचित्र पर आने की बात है, तो वो सारे तथ्य मौजूद है कि भरतपुर पर्यटन के मानचित्र क्यों नहीं आए। यहाँ तक धार्मिक पर्यटन हो, चाहे प्राकृतिक पर्यटन हो, घना बर्ड सेंचुरी हो, चाहे इधर दीघ के जल महल हो, चाहे ये बंद बारेठा हो, चाहे बैर के महल हो, हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ काफी सारे हैं, धार्मिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो निश्चित रूप से पर्यटन के मानचित्र पर भरतपुर आना चाहिए और पर्यटक जिला घोषित होना चाहिए। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं, एक तो रीट पेपर के बारे में, चोरों का क्या होगा इसका, एक लिटिल मोनिस्का है, ये बोल रही हैं कि रीट पेपर के चोरों का क्या होगा, एक क्योंकि आपने आंदोलन बहुत किया है रीट पेपर को लेकर, आपने भी। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की पहली पहल है कि SIT गठन करके इनके गलेबंद तक, जो पिछली सरकार ने बचाए थे ऐसे लोगों को, उनके गलेबंद तक पहुंचने का प्रयत्न होगा। पिछले कार्यकाल में 18 पेपरों में से 17 पेपर आउट हुए थे, 17 परीक्षाएं आउट हुई थी। आज पहली परीक्षा भजनलाल सरकार में हुई है जो कहीं आउट नहीं हुई और सफलतापूर्वक। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए SIT गठित कर दी, और ठीक इन लोगों के गलेबंद तक SIT पहुंचने वाली है बहुत जल्दी। बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी इसके तहत। छात्रों को बहुत खुशी होगी, जो अभ्यर्थी थे उनको बहुत खुशी होगी। निश्चित रूप से कितने ही अभ्यर्थियों ने अपनी आत्महत्या कर ली इसमें, कितने ही माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए कि उनके बेटे ओवर एज हो गए इस ड्यूरेशन में। राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ छलावा हुआ परीक्षा के नाम पर। जो विद्यार्थी पात्र थे वो रह गए और कुपात्र पैसे के बल पर परीक्षाएं पास कर गए। निश्चित रूप से उनको सुकून मिलेगा। और जिन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों के खिलाफ मैं तो सरकार से ये भी मांग करूंगा कि जो अपात्र लोगों का चयन हुआ है उनको वापस उनके खिलाफ एक्शन करके और घर बैठाया जाए, और जिन्होंने इसमें वो किए वो सब जेल के शिक्षों में पहुंचे सारे अपराधी। निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो कौन कौन ने इसका लाभ उठाया है, इस पेपर लीक जो प्रकरण था इसका कौन कौन ने लाभ उठाया, तो वहां तक भी हाथ पहुंचे। गलेबंद तक, उनके गलेबंद तक जो बचाए गए थे, बिल्कुल सारे लोगों को गलेबंद तक हाथ पहुंचेगा SIT का। एक आम चर्चा है कि भरतपुर से भी कोई ऐसा लिंक हाँ जुड़ता है, बहुत चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों ने ये उठाया, बीजेपी के विधायकों ने भी ये लिंक भरतपुर तक जोड़ा है, और निश्चित रूप से इसमें लिंक काफी मजबूत कड़ी है, तो उनके गलेबंद तक भी ये हाथ पहुंच सकता है SIT का। कहीं ना कहीं राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जो रिलेशन माना जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं इसमें लिंक की संभावना हो सकती है। CBI के भी राजस्थान में हाथ बांध दिए थे, अभी भजनलाल सरकार ने भी फ्री कर दिया। अब सर पहला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कदम लेकर के और CBI को फ्री कर दिया राजस्थान में एक्शन लेने के लिए। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो आपको लिख रहे हैं, नवीन तिवारी जी आपको राम राम साहब कर रहे हैं, एक ऋषभ सक्सेना जी हैं वो राधे राधे बोल रहे हैं आपको, प्रफुल्ल दुबे जय हो नेताजी
आपके काफी सम्मान कर रहे हैं। ये आकाश कुंतल हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, इन जितेंद्र सिंह, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी को ये बहुत तमाम जो नेता हैं। अब ये तेजवीर चौधरी कह रहे हैं पद्म विहार कॉलेज, अच्छा ये बोल हो गया, हनुमान मंदिर कब तक बनेगा, शीघ्र बनेगा, ये आपको बता दिया। जेडीए जैसा बीडीए बनना चाहिए, भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनना चाहिए। अथॉरिटी बनकर अगर विकास होता है तो निश्चित रूप से विकास जो होता है ना वो सही तरीके से होता है और उसमें कुछ जुडिशियल पावर्स भी आ जाती हैं। तो निश्चित रूप से यूआईटी का बड़ा रूप है जेडीए बीडीए डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से सरकार में इस संबंध में बात करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, तो इस पर अमलीजामा यूआईटी को बड़ा रूप दे करके और इस तरह का भरतपुर का विकास किया जा सकता है। आप सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप इनिशियली आप मिले होंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल जी शर्मा जी, से मुलाकात हुई होगी जी, और आपके तो बहुत अजीज हैं। कोई ऐसा वाकया जो हमारी भरतपुर की जनता ये जानती हो कि भजन लाल जी से आपके कैसे संबंध रहे थे, किस तरह के संबंध थे, जो चर्चा है उस चर्चा में कहाँ तक सत्यता है? निश्चित रूप से भजन लाल जी ने और हमने मिलाकर के कंधे से कंधा काम किया है। सर्दी गर्मी बरसात पूरे जिले में मोटरसाइकिल से हमने पूरा जिला नापा है और 100-100 किलोमीटर तक हमने भयंकर गर्मी में जो लू के थपेड़े हों उस समय सारा काम किया है। मोटरसाइकिल राजदूत मोटरसाइकिल पर पूरे जिले में नापा है हमने। तो बहुत सारे अनुभव है उनके साथ में। ये वो कुशल संगठन करता है, अच्छे विकास, वो सरपंच बनने का मौका किया तो अटारी में उन्होंने विकास भी किया, तो वो विकास के प्रति भी और संगठन के प्रति भी अच्छे कुशल शासक सिद्ध होंगे बिल्कुल। और सब लोगों को साथ लेकर के काम करने की सामर्थ्य है। नहीं, सब लोगों को साथ लेके करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन बीजेपी वालों का और अपन का भी कर्तव्य बनता है या जो मान लीजिए जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान सरकार चाहकर भी पूरा विकास नहीं कर सकती जब तक कि यहाँ के वाशिंदे उसका सहयोग ना करें। निश्चित रूप से तो निश्चित रूप से वाशिंदे सहयोग करेंगे। और वो आप, क्योंकि आप इतने पॉपुलर हैं कि आपने इतने आंदोलन किए हैं, लोगों के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों में एक मैसेज आपके द्वारा जाना चाहिए कि सरकार की सभी नीतियों में पॉजिटिव होकर सहयोग करें। हम सब मिलकर के सारे विपक्षियों से भी कंधे से कंधा मिला करके भरतपुर के विकास के लिए में उस मेल मिलाप करेंगे और उनको साथ लेकर के भरतपुर विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि भाई एकजुट होकर के भरतपुर के विकास के लिए हम सब एक हों। जिस तरह अलवर के सारे नेताओं ने अलवर का विकास किया, इसी तरह भरतपुर का विकास में हम सब एक साथ काम करें। तेवर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही दिखा दिए जी। उसी दिन एसआईटी का गठन हो गया, उसी दिन एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन भी हो गया और बोल दिया कि जो महिला अत्याचार है वो जीरो टॉलरेंस, उसके अलावा करप्शन जीरो टॉलरेंस, सरकार किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी। सरकारें जब बनती हैं तो निश्चित रूप से यही तेवर होते हैं हर सरकार के। आप बहुत नज़दीक से परिचित हैं, उनकी हर आदत से परिचित हैं भजन लाल जी की, तो आपको तो बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि वो जो अभी ये जो बातें सामने आ रही हैं, क्या उसमें 100% ही अमल होना है? 100% अमल होगा। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, राजस्थान में ये नहीं चलने वाला। निश्चित रूप से परमानेंट बीजेपी, जब गुजरात में 35 साल से बीजेपी है, मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी है, तो राजस्थान में भी क्यों कंटिन्यूस बीजेपी नहीं करें और कुछ ऐसे काम करें जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम है। अपराधियों के तुरंत संपत्ति, मतलब हर दृष्टि से उनको आवश्यकता है, उनको इनकाउंटर भी कर रहे हैं, उनकी संपत्तियां भी नष्ट कर रहे हैं हीनियस ऑफेंस वालों की। तो आज राजस्थान सरकार ने भी अच्छे अफसरों को लगाया है, पुलिस के एसआईटी गठित की है, गैंगस्टर के खिलाफ अभियान लिया है। अभी कोई लगभग 6,000 लोग एंटी गैंगस्टर एक्ट के तहत पकड़े हैं जो हिस्ट्री से वो हैं। सबक सिखाया है, कुछ संपत्तियां भी नष्ट की है ऐसे लोगों की। तो आगे चल करके प्रभावी कार्रवाई होगी जिससे बीजेपी दोबारा राजस्थान में आवे। कुछ अभी 2 दिन पहले यहाँ आम सभा की बैठक हुई थी नगर निगम की, और नगर निगम में पार्षदों ने जो सीवरेज था उसको भरतपुर का कैंसर बताया था। बहुत लोग परेशान हैं सीवरेज की वजह से,
उल्टा फ्लो हो रहा है, घरों में पानी आ रहा है। सीवरेज कनेक्शन दिए गए, आधे अधूरे कनेक्शन दिए गए, जिसको चाहा उसको दिया, जिसने बेचारे ने प्रयास किए वो नहीं ले सका। तमाम कनेक्शन नहीं हुए। एक योजना जो 1.5 साल में कंप्लीट होनी थी उसे आज लगभग 13 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्या उसके परिणाम? इसमें अगर कहीं लापरवाही हुई है ठेकेदारों के स्तर पर तो उसको सुधार का प्रयत्न होगा और जो कमियां रह गई हैं उनको ठीक कराया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत सारी खामियां हैं, उसमें निश्चित रूप से करप्शन भी हुआ है और बहुत सारी खामियां रह गई हैं, उसको शीघ्र ही ठीक कराया जाएगा। कंपनी के खिलाफ फर्जी पट्टा प्रकरण में भी आप क्या प्रयास करेंगे कि भजनलाल सरकार इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ले? मैं निश्चित रूप से अभी कुछ परिस्थितियां हैं, इसमें भी एसआईटी गठित करके, और लगभग मैं मानता हूं कि 400 के आसपास भरतपुर में फर्जी पट्टे बने हैं, उनके खिलाफ जांच। अभी तक छोटे चोर पकड़े गए, बड़े चोरों को बचा दिया गया, तो बड़े चोरों तक एसआईटी पहुंचे, तो इसमें निश्चित कार्रवाई की मांग करेंगे कि एसआईटी गठन करके और ऐसे लोगों के खिलाफ। हमें लगता है राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं ये हिंट भी भरतपुर के RUIDP को दे दिया है कि सीवरेज की समस्या को तुरंत हल करें। इसके लिए उन्होंने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जो जी है शहर का नाम भरतपुर, RUIDP द्वारा शहरी सौंदर्यीकरण सीवरेज परियोजना के तहत महत्वपूर्ण सूचना एक जारी की है और उसमें बताया गया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर पर आपकी कोई भी शिकायत है तो तुरंत करें, और उसको नंबर 2 दिए गए हैं, एक तो अधीक्षण अभियंता का, एक अधिशासी अभियंता का, एक्सीएन और एसी के नंबर दिए गए हैं कि कोई भी परेशानी अगर सीवरेज संबंधित है आपको तो वहाँ वो करें और तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। पहल है और उसमें बैठ करके समीक्षा करेंगे और क्या हो सकता है सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो अब आगे जो भरतपुर के लोग हैं वो ये जानना चाहते थे कि तो ये हमारे जो ये सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है, वो स्क्रीन पर भी लगा दी गई है। इसको हमारे व्यूअर्स हैं जो आप भी जरा देखें, स्क्रीन पे हमारे सूचना लगाई गई है और ये नंबर आ सकते हैं। सीवरेज से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है दर्ज करा सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, भरतपुर जिले को तोड़कर डीग जिला बना दिया गया, क्या इसकी आवश्यकता थी आपके हिसाब से? अब ये पिछली सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सारे ये जिले बनाए, अब ये सरकार इसकी समीक्षा करेगी, आवश्यक होगा तो इनको कंटिन्यूस रखा जाएगा, आवश्यकता होगी तो इसमें मतलब ये पुनर्विचार किया जाएगा इन सारी चीजों पर। कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उसके लिए ढांचागत विकास की भी जरूरत पड़ती है, तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं, तमाम संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तो निश्चित ये राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए थे उस समय। ये सारी चीजें देखी नहीं गई, ना कोई देखा गया, जो राजस्थान पर पैसा ही नहीं था और इस जिले बनाने का कहाँ आवश्यकता पड़ रही थी, केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से ये जिले बनाए गए। अब भरतपुर के विकास पर अपन चर्चा करें, आप लोग कब तक ये ऐसा तय कर लेंगे, आप लोग या सारे विधायक मिलके, आपको अगर इनिशिएट आप लें, इनिशियल प्रयास आप करें कि गिरधारी तिवारी जाए इनिशिएटिव लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे विधायक और जो तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं वो एक मीटिंग कॉल करके बैठ के भरतपुर के विकास का एक परफॉर्मा तैयार करें, परफॉर्मा तैयार करके और वहाँ राजस्थान सरकार में दिया जाए, क्योंकि विकास का कार्य अभी से शुरू होगा। मिशन 25 भी है, 2-3 चीज़ तो अभी होनी चाहिए जिससे कि युवाओं का अपना डिस्ट्रिक्ट है, युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का ही देश है और युवा बहुत प्रताड़ित हुए थे। एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन जब तक वो कहीं धरातल पर वो कार्रवाई नहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से जो मिशन 25 है, जो अब 25 जो सीट का है लोकसभा का, तो निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो एक्शन में तुरंत होना चाहिए और सारे एक्शन तुरंत ही स्टार्ट होने चाहिए, योजना तुरंत बननी चाहिए जिससे कि 5 साल में वो अपने मुकाम तक पहुंच सकें। प्रयत्न इन सारी योजनाओं पर जारी रहेगा। अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी क्या पार्लियामेंट के चुनाव में जाना है, सब लोगों को जाना है, सारे राजनीतिक पार्टियों को जाना है, तो इतना जल्दी तो संभव नहीं हो रहा, पर पार्लियामेंट चुनाव के बाद में सारे मुद्दों पर पहल होगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो पहल अभी से होनी चाहिए जिससे कि उसका लोगों को विश्वास हो भजन सरकार पर। नहीं, निश्चित रूप से भजन सरकार ने जो कहा है वो किया है। 450 रुपये का सिलेंडर
मतलब ये योजना के तहत मिल रहा है, और एसआईटी का गठन किया है। बहुत सारे तुरंत एक्शन किए, बहुत सारे जो वायदे किए हैं उनको खरी उतर रही है भजनलाल सरकार। सर भजनलाल सरकार तो खरी उतर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो भरतपुर के युवा हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। रोजगार उन्हें नहीं मिला 5 साल में, पिछली 5 साल सरकार निकल गई, रोजगार नहीं मिला। रोजगार मेला लगाए गए, मेलाओं के नाम पर करोड़ों रुपए यहाँ टेंट में और उनमें बर्बाद किए गए। लोगों को मिला जो यहाँ रोजगार कार्यालय से जो सूचना मिली है कि यहाँ कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, जयपुर में डाटा दिया गया तो करीब 4-5 हजार लोगों को, युवाओं को वहाँ रोजगार की बात आई थी, जो सेलेक्ट किया गया था। रोजगार भी उनको कितने को दिया गया ये पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उनमें से जो सैलरी थी वो बहुत कम थी जो युवाओं को, और सबसे बड़ी भरतपुर में कहीं उसको काम नहीं करना था, बाहर कंपनियों में काम करना था। 10,000 रुपये में कोई युवा बाहर जाके काम करे, कैसे गृहस्थी चलाए, कैसे किराए के मकान में रहे और क्या करे। तो इसके लिए यहाँ तुरंत रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी योजना कोई पक्की बने, और उस योजनाओं को बनाने में आप लोगों का सहयोग भरतपुर की जनता चाहती है, तो आपकी तरफ से इसमें क्या पहल की जाएगी? इसको पूरा अध्ययन किया जाएगा और कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है इन सारे मुद्दों पर। जैसे ये जो पर्यटन क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे एजुकेशन हब है, या जितनी भी आईटी से संबंधित कंपनियां हैं ये भरतपुर में लाई जाएं। ऐसे ही कुल मिलाकर के जैसे खेती है, इसमें भी कुछ बहुत सारा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे लोग बहुत सारी चीजें जिनसे भरतपुर के युवाओं को रोजगार, महिलाओं, छात्राओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी भरतपुर में ऐसी कई मामले हैं, कई बच्चों ने हमसे इस बात की शिकायत की है, लोग उन्हें परेशान करते हैं। मांग उठी थी कि यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड गठन की जाए। क्या इसके लिए आप प्रशासनिक स्तर पर ही काम हो जाता है? ये तो आप स्थानीय स्तर पर इस पर क्रियान्वित हो जाएगा ये तो सारा, और उसमें सख्ती होगी निश्चित रूप से। भरतपुर में इस तरह की अब व्यवस्था पैदा नहीं होने देंगे। भरतपुर की जनता के लिए कोई संदेश ऐसा जो कि लगे कि भाजपा की सरकार है और गिरधारी के बारी एक जिम्मेदार यहाँ है, और गुरुत्व तो उनमें है ही, गुरुत्व तो है ही है, गुरु तो आप माने ही गए हैं, ये जनता की निगाह में है, तो गुरुत्व का कोई ऐसा देखो ये संदेश। राजस्थान की सरकार और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास। और इस नए वर्ष में, सरकारी काम चलाऊ नए वर्ष में, सबको सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निश्चित रूप से निश्चिंत रहें कि राजस्थान सरकार कुछ भरतपुर में अच्छा करेगी। इसी आशा के साथ सबको इस नव वर्ष की सब शुभकामना देता हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ भोजन और बिना मिलावटी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सर यहाँ बड़ी समस्या ये है कि यहाँ तमाम मिलावटी, आप मीठा जहर बेचा जाता है यहाँ, आप देखते हैं यूपी से टच है, यूपी से कितना माल यहाँ आता है, उसको भी एक्टिवेट करने की आवश्यकता है जिससे कि यहाँ का आम जन स्वस्थ रह सके। एक मीठा जहर पे भी अंकुश लगना चाहिए। ऐसी चीजें, स्वस्थ जीवन जब ही जिएगा जब उसको स्वस्थ भोजन मिलेगा, सही भोजन मिलेगा। नहीं तो इसको निश्चित रूप से इन्फोर्समेंट विंग को सख्त किया जाएगा, इस पर सख्ती से कार्रवाई कराने के लिए। सर एक हमारे भाजपा के ही नेता थे जो टिकट मांग रहे थे, नवीन पाराशर, उन्होंने अभी कल हमारे मंच से एक घोषणा की थी कि यहाँ मैं एक इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, जिसमें करीब 1,000 लोगों के रोजगार का साधन उपलब्ध होगा प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कई हजार लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास ये उनकी तरफ से माना जा रहा है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा था कि आप भी यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या यहाँ से जो NRIs हैं, आपके संपर्क में सारे हैं, निश्चित रूप से भरतपुर की जनता को उसका लाभ मिल सकता है। आप इनिशिएटिव लें और NRIs को यहाँ के लिए प्रेरित करें। देखो सरकार प्रेरित करे वो अलग बात है, आप अपने स्तर पर भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और यहाँ माहौल ऐसा बन जाए जिससे कि वो यहाँ आके
डेवलप हो सकें और यहाँ वो लगा सकें अपनी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, रोजगार के साधन सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। बाद में सरकार तो करती रहेगी, जो सरकार का तो काम है उसको तो देना ही है, लेकिन इसके लिए आपके भी प्रयास मुझे लगता है होने चाहिए। हम उद्योगपतियों को ऐसा माहौल देंगे कि भरतपुर में जो पिछली घटनाएं हुई हैं कि उद्योग यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से इस तरह का हम वातावरण बनाएंगे, सिविक सेंस लोगों में पैदा करेंगे कि भरतपुर के विकास में सब इस तरह के तत्वों को दबाने का प्रयत्न करें कि जो भरतपुर तो निश्चित रूप से समस्त व्यूअर्स जो हैं हमारे, उनसे भी यही निवेदन है कि ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें यहाँ के जो बाहर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहाँ अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भरतपुर में उद्योग लगाएं, जिससे कि यहाँ का विकास हो। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, क्राइम का ग्राफ कम हो। रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से क्राइम का ग्राफ, जैसे जितना परसेंटेज में रोजगार बढ़ेगा उतनी परसेंटेज में ग्राफ क्राइम का गिरता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सबको भी सरकार के और ऐसे जो ये भीष्म पितामह हैं राजनीति के, भरतपुर की राजनीति के, ऐसे लोगों के प्रयासों में आपको सार्थक रूप से सहयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सहयोग करेंगे तो भरतपुर का चहुमुखी विकास संभव होगा। अकेली सरकार या भाजपा के नेता या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विकास नहीं कर सकते। विकास के लिए हमारा और आपका साथ में जुड़ना और ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल पैदा करना बहुत जरूरी होता है। सर, आप भी इस बात से सहमत होंगे? निश्चित रूप से हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ उद्योग धंधे वाले उद्योगपति आए, सरकार उनको सुविधा दे। सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको कुछ उचित ऐसी सुविधाएं दें जिससे वो अधिक से अधिक यहाँ आए और यहाँ का जो वातावरण है हम जनता के सहयोग से ठीक बनाने का प्रयत्न करें। तो ये थे हमारे साथ गिरधारी तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। पद तो बहुत हैं, पद के किसी के मोहताज नहीं है, आपको पद की आवश्यकता नहीं पड़ती, पद इनके पीछे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये संघर्ष का दूसरा नाम है। जहां कोई नहीं पहुंचता ना, वहां गिरधारी तिवारी पहुंचते हैं। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचते हैं कवि। ये कविता है ना, तो वहां कवि की जगह गिरधारी तिवारी को रख दो। तो आप निश्चित रूप से गिरधारी तिवारी जी वो शख्सियत हैं भरतपुर की। और हमारे कई जो व्यूअर्स हैं वो आपके लिए सर शुभकामनाएं दे रहे हैं, और आपने जो बोला है उसके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धरातल पर जरूर उतरता है। तो निश्चित रूप से ऐसा इनका विश्वास है, तो इन विश्वास ये इनका बना रहेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे भी आप इस चर्चा लगातार जारी रहेगी। ये 7वां एपिसोड था, अगला एपिसोड आएगा। कोई यहाँ इस सीट पर कोई ना कोई ऐसा बैठेगा जो भरतपुर के विकास में सहयोगी होगा, लेकिन इन जैसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि कोई हो जो सबसे ज़्यादा विकास कर सकता हो, जो मेरी निगाह में है। आपकी निगाह में क्या है कि अब गिरधारी तिवारी विकास कराएंगे, गिरधारी तिवारी प्रयास करेंगे? इसके लिए निश्चित रूप से आप भी कमेंट्स करें, और जो इन्होंने कहा कि सहभागी बने, तो आप निश्चित रूप से सहभागी बने विकास में, और यहाँ के रोजगार के लिए सहभागी बने और सरकार का साथ दें। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सब मिलजुल करके ऐसा वातावरण बनाएंगे, भरतपुर को विकसित करेंगे। नमस्कार। जय हो।